जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉनिकल का आर्थिकी। ठीक है, ये हालांकि छोटा टॉपिक है और साथ ही साथ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे आपकी पूरी आर्थिकी। और यहाँ पर हम साइड में सिनॉप्सिस बना के तैयार कर चुके हैं। तो सिनॉप्सिस के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लास्ट में हम वन लाइनर भी लेके आएंगे और ये सारे क्वेश्चन भी आपसे यहीं पर करवाए जाएंगे। तो ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, आर्थिकी का। यहाँ पर है कि नैतिक एआई ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति का गठन हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि 26 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए एक 8 सदस्यीय, कितने सदस्य की, 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसे इसे फ्री एआई यानी फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया गया है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो मुख्य तथ्य में है कि इस समिति का गठन आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति वैश्विक स्तर पर और भारत में वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी। मुख्य उद्देश्य क्या है कि सीमित वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करेगी, एक मूल्यांकन, समन और निगरानी ढांचा सुझाएगी और जिम्मेदार एआई को अपनाने के लिए एक सुखद शासन ढांचा विकसित करेगी। ठीक है, समिति के सदस्यों की बात करें तो समिति के सदस्यों में है आईआईटी बॉम्बे के, आईआईटी मद्रास के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी लोग इसमें हैं और कानूनी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित शिक्षाविदों, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। पहली चीज़ समझिएगा, चूंकि जब एआई की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तो आना ही आना है, लेकिन वो किस रूप में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सदस्य के रूप में, ये याद रखिएगा। ठीक है, गठन किसके द्वारा किया गया है, तो गठन आरबीआई के द्वारा किया गया है। समझ में आ गया। आइए, नैतिक एआई की आवश्यकता क्यों है। यह पहल वित्तीय परिदृश्य में एआई के जिम्मेदार और नैतिकता अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भारतीय बैंकों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारतीय बैंकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य तथ्य यह है कि 13 साल के निचले स्तर पर जीएनपीए अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उन्हें कहते हैं बाबू, जिनका जो है दूसरी अनुसूची में नाम है, मतलब ये अपने संविधान की दूसरी अनुसूची नहीं, जो आरबीआई अधिनियम है उसमें जो दूसरी अनुसूची है उसमें इन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रखा गया है। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बाकी जितने भी बैंक तुम्हें सब दिखाई पड़ते हैं ना कमर्शियल वाले, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए, का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात सितंबर 2024 के अंत में 2.5% के 13 साल के निचले स्तर पर आ गया। ठीक है, उन्नत रिकवरी और अपग्रेडेशन यानी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार उच्च वसूली और ऋणों के अपग्रेडेशन के कारण हुआ है। क्षेत्रीय भिन्नताएं समझ लीजिए कि कृषि क्षेत्र के लिए जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक रहा है और खुदरा ऋण के लिए सबसे कम रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, एनपीए में गिरावट 31 मार्च 2024 तक बैंकों के जीएनपीए में साल दर साल 15.9% की कमी आई है, जो 4.8 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, स्लीपेज में कमी यानी स्लीपेज अनुपात जो एनपीए में नए संचयों को मापता है में भी 2023-24 के दौरान सुधार देखा गया है। एक बात समझिएगा, एक टर्म आ गया आपका जीएनपीए, ठीक है, एक टर्म आ गया एनपीए, ठीक है, और एक टर्म आ जाएगा स्लीपेज। ठीक है, ये 3 टर्म हो गए, यही तो 3 टर्म समझाने। अब देखिएगा, पहले आप नॉन प्रॉफिट एनपीए समझिए। नॉन प्रॉफिट एसेट मतलब ऐसे कि आप बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण दिया, लोन दिया और वो व्यक्ति उसे वापस नहीं कर पा रहा या उससे कुछ हो नहीं पा रहा, और ये कब होगा, मान लीजिए 90 दिन तक वो लोन नहीं दे पा रहा, ठीक है ना, 90 दिनों तक यानी कि 3 महीने तक, तो वो किस श्रेणी में आ जाता है, एनपीए की श्रेणी में आ जाता है कि अब बहुत मुश्किल चांस है कि उससे निकाल लिया जाए, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, नॉन प्रॉफिट एसेट, मतलब अब इससे लाभ नहीं हो सकता। ठीक है, जीएनपीए उसी का बड़ा रूप हो जाता है, यानी कि बैंक अब समग्र रूप से निकालती है कि एक मतलब हमारे बैंक में कितने लोग हैं। ठीक है, हमारे बैंक मतलब बैंक है
तो वो देखती है कि कितने लोग हो गए एनपीए वाले, तो टोटल बैंक अपना निकालती है कि हाँ इतने लोग ऐसे टोटल हो गए, तो इनको क्या बोल देता है, वो जीएनपीए की श्रेणी में डाल देता है, ठीक है ना। अब आता है स्लीपेज। स्लीपेज जो है वो रेशियो होता है, यहाँ अनुपात लिखा होगा, स्लीपेज अनुपात, ये देखो ये रेशियो टाइप का होता है, ठीक है ना, कि पहले कितना एनपीए था, अब बाद में कितना हुआ, साल के शुरुआत में, साल के बाद में। तो आप सोचो एक बार कि अगर एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसेट में कमी हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर नॉन प्रॉफिट एसेट में कमी हो रही है यानी क्या मतलब है, यानी कि बैंक को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो नॉन प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, कि मतलब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब कैसे अच्छी हो रही हैं, देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्नत रिकवरी हो रही है, मतलब बैंक जहाँ जा रहा है वहाँ उसे रिकवरी करने का मौका मिल रहा है, लोग उसे पैसे दे रहे हैं कि हाँ भैया हम तुम्हारा जो लोन है वो हम बैंक का हम चुका देंगे, यानी रिकवरी अच्छी हो रही है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दिया जाए कि कृषि क्षेत्र में अभी भी जीएनपीए सबसे अधिक है, समझ रहे हो, यानी एनपीए और जीएनपीए कृषि क्षेत्र में क्या है, अधिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसानों की हालत अभी भी खस्ती है, ठीक है ना। तो सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे किसानों की मदद हो सके। यहाँ से ये समझ में आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि वैश्विक रेमिटेंस में भारत शीर्ष पर है। 24 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक से प्राप्त एक सूचना के अनुसार भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 129.1 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किए हैं, जो वैश्विक रेमिटेंस का 14.3% है। यह 21वीं सदी में किसी भी देश के लिए सबसे अधिक हिस्सा है। अभी ये भी समझा देते हैं, चलिए पहले पढ़ लीजिए। भारत अग्रणी है, भारत रेमिटेंस प्राप्ति में भी सभी अन्य देशों की तुलना में आगे है, जो मैक्सिको और चीन से काफ़ी अधिक है। रेमिटेंस का महत्व पहले समझ लीजिए। अब रेमिटेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपके भैया जी जो है अमेरिका में रहते हैं। भैया जी कहाँ रहते हैं, अमेरिका। अब भैया जी जो है, ऐसे कई भैया जी कई देशों में रहते हैं, कई भैया जी भारत के कई देशों में रहते हैं, और वहाँ से वो पैसा कहाँ भेजते हैं, भारत में भेजते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि भारत में जो पैसे भेजे गए हैं भारतीयों के द्वारा, उसका मतलब कितना है, वो है 129.1 बिलियन डॉलर है, इतना ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिको है, और तीसरे नंबर पे चाइना है आपका, ठीक है। यानी कि ये भारतीयों का परफॉर्मेंस विदेशों में ज़्यादा है। अब तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो समझ में आ जाएगा रेमिटेंस का महत्व। रेमिटेंस कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल भाई, बाहर से पैसा आ रहा है, अब यहाँ पे बढ़िया काम करो, वो घरों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जीडीपी समझ में आता है ना, कि भारत के लोगों द्वारा, ठीक है। नेपाल और ताजिकिस्तान जैसे कुछ देशों में रेमिटेंस जीडीपी के 25% से अधिक का योगदान करते हैं। रेमिटेंस बनाम अन्य प्रवाह, अब ये समझिएगा। निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और आधिकारिक विकास सहायता ओडीए सहित बाहरी वित्त के अन्य स्रोत आय से आगे निकल गए हैं। चीन का घटता हिस्सा, हाल के वर्षों में वैश्विक रेमिटेंस में चीन का हिस्सा काफ़ी कम हो गया है, जिसका श्रेय बढ़ती आर्थिक समृद्धि और बढ़ती उम्र की आबादी जैसे कारकों को दिया जाता है। समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए कि अब भाई भारत में ही अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो जो लोग भारत से, जो तुम्हारे भैया जी लोग हैं जो भारत बाहर चले जाते हैं, वो क्या करेंगे, इसी इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे, ठीक है। तो रेमिटेंस की मात्रा जो है वो घट जाएगी। भाई रेमिटेंस उसी को तो कहेंगे ना, जब बाहर से आप पैसा अपने देश में भेजोगे। जब भैया जी बाहर गए ही नहीं तो पैसा का घंटा भेज देंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, या इसका मतलब है कि वो देश आर्थिक समृद्ध हो चुका है, पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि व्यक्ति जो है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। जैसे आप बस सीना तान के खड़ा रहो कि हाँ हम जाएंगे तो जा सकते हो, लेकिन अगर 75 साल का उम्र हो जाए, बुढ़ाई जाओ, तो क्या करबो, फिर नहीं जाओगे, कहा वो नहीं यार यहीं रही यहीं मरी, काम खत्म हो, क्या जरूरत हो कहीं जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, भारत का निरंतर उच्च प्रदर्शन, वर्ष 2012 के बाद से 2000 के बाद से वैश्विक रेमिटेंस में भारत का हिस्सा लगातार उच्च रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में विदेशी भारतीय श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, सिनॉप्सिस में आ जाइए, देख लीजिए ध्यान से। आर्थिकी में यही चल रहा है, भट्टाचार्य समिति, ठीक है ना। और यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है, ये आरबीआई के द्वारा। गठन कब किया गया, 26 दिसंबर 2024 को। कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। फ्री एआई यानी फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम रखा गया है। और वित्तीय क्षेत्र बेहतर हो सके इसलिए जो है इस समिति को बनाया गया है, सोचने समझने के लिए। आइए भारतीय बैंकों की परिसंपत्ति में सुधार की बात कर लें तो 26 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है ना।
लेकिन सुनिएगा, जीएनपीए 13 साल के निचले स्तर पर, अब समझ में आ गया, अगर जीएनपीए नीचे जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, यानी जो बैंक जिसको भी ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वहाँ उन्हें अच्छा ब्याज मिल रहा है, अच्छा पैसा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, यानी लोग काम कर रहे हैं। एनपीए में भी गिरावट आई है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और स्लीपेज में भी कमी आई है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, नोट्स में मैंने ध्यान से लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे, कृषि में जीएनपीए अभी भी अधिक है, यानी कि जीएनपीए अभी भी बढ़ा हुआ है। किसमें? जीएनपीए कृषि में, यानी कि किसान जो लोन ले रहे हैं वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब किसान घाटे में अभी भी चल रहा है, ठीक है। वैश्विक रेमिटेंस में भारत शीर्ष पर है, ठीक है। आइए बात करते हैं कि 24 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, ठीक है ना, अरे वेस्ट बंगाल नहीं है, वर्ल्ड बैंक है, WB का मतलब, ठीक है। प्राप्त सूचना के अनुसार उसने क्या बताया कि 129.1 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंस के रूप में भारतीयों के पास है। क्रम की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे भारत है, उससे दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर चीन है। विदेशी भारतीय श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, तो बिल्कुल बहुत सही बात है भाई, जो भारतीय श्रमिक हो कहाँ पर है? विदेशों में, ठीक है। वैश्विक रेमिटेंस का विश्व का कितना रेमिटेंस इनके पास है भारत के पास? तो 14.3% जो है भारत के पास है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नीति आयोग की सेफ रिपोर्ट। चलिए, 19 दिसंबर 2024 को नीति आयोग ने साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय यानी सेफ आवास पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, लचीले और कुशल आवास की आवश्यकता पर केंद्रित है। रिपोर्ट भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में ऐसे आवास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवास के साथ किराए के आवास के महत्व पर जोर दिया था, ठीक है। अब आपको बता दें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शहरी विकास से इसे बढ़ावा मिलेगा। यह पहल सतत शहरी विकास को बढ़ावा देगा और शहरी फैलाव को कम करेगा, ठीक है। आइए, भारत में बागवानी के लिए एडीबी ऋण 1 दिसंबर 2024 को, ए से एडीबी, ए से 1 दिसंबर, भाई डेट तो किसी ना किसी तरीके से तो याद रखनी ही रखनी है, और कोई चांस है ही नहीं हम लोग के पास। भारत सरकार ने बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। 98 मिलियन ऋण डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद फिर आता है कि पौधे के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि आत्मनिर्भर पौधे केंद्रों की स्थापना का समर्थन करेगा। पौधे के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित यानी ऋण मुख्य रूप से किसानों को प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना का समर्थन करेगा। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम, यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश की पौध स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है, ठीक है। आइए, इस पर हम बात करते हैं कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण किसका है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहयोग करेंगे। स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्या है? कि भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को बागवानी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करना है, ठीक है। इस कार्यक्रम को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मंत्रालय कौन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसके लिए भारत में 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 9 कितने स्थापित किए जाएंगे? 9, ठीक है। भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर, नए टॉपिक पे बात करते हैं। 26 नवंबर 2024 को भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रियाद डिजाइन कानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के 193 सदस्य देशों में औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुसंगत बनाना है, ठीक है। मेन बात यह है कि कम से कम 15 सदस्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के 3 महीने बाद ही यह प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। संधि की विशेषता में एक तो आप समझिए कि बौद्धिक संपदा सुरक्षा में वृद्धि होगी। संधि बौद्धिक संपदा सुरक्षा तक उचित पहुंच का समर्थन करती है, जो भारत के नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संधि से सदस्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ सकता है, जिससे उद्योग डिजाइन सुरक्षा के लिए वैश्विक परिदृश्य में वृद्धि हो सकती है। ध्यातव्य है कि भारत में
पिछले 2 वर्षों में घरेलू डिज़ाइन फाइलिंग में 120% की वृद्धि देखी गई है, जो देश में बौद्धिक संपदा के बढ़ने का महत्व का संकेत है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के बारे में बात करते हैं। वो यह करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP कानूनों और संधियों को नियंत्रित करती है। 1967 में WIPO का स्थापना मिशन वैश्विक स्तर पर IP के संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलिए, यह पेरिस और बर्न कन्वेंशन जैसी कई संधियों और सम्मेलनों का प्रबंधन करता है जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों को नियंत्रित करते हैं। WIPO देशों को उनकी IP कानूनों और प्रणालियों को विकसित करने में सहायता भी प्रदान करता है और IP विवादों में मध्यस्थता सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं। सिनॉप्सिस में यह है कि सेफ रिपोर्ट 19 दिसंबर 2024 को नीति आयोग ने जारी की है। सेफ का मतलब होता है साइट एडजस्ट फैक्ट्री एम्प्लॉय। यह पहल सतत शहरी विकास को बढ़ावा देगा और शहरी फैलाव को कम कर सकता है। ये किसके लिए है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए, उनके रहने के लिए। ठीक है, ADB ऋण कब आया है? वो दिया गया है 1 दिसंबर को। ठीक है, भारत में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन? $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और भारत जो है 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वस्थ पौध केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है ये सब? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी इसमें माध्यम बना हुआ है। रियाद डिजाइन की बात करें तो ये 26 नवंबर 2024 को भारत ने रियाद डिजाइन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं। औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। WIPO 193 सदस्य देशों में औद्योगिक डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुसंगत बनाता है। WIPO की बात करें तो WIPO जो है वो 1967 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानूनों और संधियों को नियंत्रित करता है, साथ ही कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए हम वन लाइनर पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत में सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संस्था को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो दिया है IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उधर $98 मिलियन वो स्वच्छ पौधरोपण बागवानी के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ये देखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए, उधर 98 मिलियन कितना दिया भारत में? बागवानी के लिए। और इधर क्या कर रहा है? इधर जो है ADB $500 मिलियन दे रहा है। ठीक है ना, इधर $500 मिलियन दे रहा है सतत बुनियादी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2024 और दूरसंचार शुल्क आदेश 2024 किसने पेश किए हैं? तो ये कौन करेगा? ट्राई ही पेश करता है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। यानी दूरसंचार से कुछ भी समस्या समाधान होगा तो वो कौन करता है? वो ट्राई ही करता है। RBI ने 11 दिसंबर 2024 से किसे 3 साल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वह मनीष जैन। यानी यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। बॉब कार्ड लिमिटेड ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौन सा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो टियारा क्रेडिट कार्ड। कौन सा क्रेडिट कार्ड? टियारा क्रेडिट कार्ड पेश किया गया है। किसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो उबर ने शुरू की है। RBI ने चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में अपनी रेपो दर कितने प्रतिशत पर बनाए रखी है? तो 6.5% पर अभी भी बनाए रखी हुई है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत में FDI प्रवाह कितने डॉलर को पार कर गया? तो $1 ट्रिलियन को यह पार कर गया है। मुख्य निवेशक मॉरिशस है, सिंगापुर है और अमेरिका है। और प्रमुख क्षेत्र सेवाएं सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और विनिर्माण। आप ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी जो है वो प्रमुख क्षेत्र वो सेवाओं में ही यानी टर्सरी सेक्टर ही मेन इसमें आया हुआ है। देश की बात कर लें तो मॉरिशस है, सिंगापुर है और अमेरिका है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रिलियन मुख्य निवेशक कौन है? ये नहीं कि सिंगापुर अमेरिका। अभी टॉप पे कौन चल रहा है? अभी टॉप पर मॉरिशस चल रहा है। ठीक है ना, अभी टॉप पे कौन चल रहा है? मॉरिशस चल रहा है, फिर सिंगापुर, फिर अमेरिका। ये क्रम पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट के लिए वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5,000 रुपये कर दी है। सेल ने किस कंपनी के साथ हरित इस्पात उत्पादन और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जनरल कॉकरेल इंडिया। भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में वैश्विक बाजार में कौन से तीसरे स्थान पर पहुंचकर प्रगति की है?
कौन से स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो 23वें स्थान से तीसरे स्थान पर। अभी बीपीएससी में सिर्फ इतना पूछा था किस स्थान पर आ गया है, पर देखो इन्होंने भी अपने आप को ट्रेंड यानी कि इन्होंने चेंज किया क्रॉनिकल वालों ने, और लिख क्या दिया कि 23वें स्थान से आया है तीसरे स्थान पे। जितना जल्दी जो ट्रेंड समझ जाए उतना ही अच्छा है। सुची सेमिकॉन ने गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? सूरत में किया है। सुची सेमिकॉन ने गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन सूरत में किया गया। किसने? 2 से 11 नवंबर 2024 तक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण नामक एक सर्वे किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय और व्यय के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। तो ये आरबीआई, फिर से पढ़ता हूँ, किसने 2 से 11 नवंबर 2024 तक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण नामक एक सर्वे किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय और व्यय के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की नवाचार इकाई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटना है? तो यह है MuleHunter.ai। ठीक है। किसने 28 से 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक संचालन कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। किसने किया है? CBIC ने। फिर से मैं बोल देता हूँ, 28-29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक संचालन AEO कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है? तो CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। ठीक है। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आपको यही सॉल्व करना है, मैं यही कराऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में है आपके सामने कि नैतिक AI ढांचा विकसित करने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? मोहन देसाई समिति, केलकर समिति, नटराजन समिति और पुष्पक भट्टाचार्य समिति। तो ये समिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी आपकी पुष्पक भट्टाचार्य समिति। सही कथन का चयन करें। नैतिक AI ढांचा के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसका गठन आरबीआई के द्वारा किया गया। तो ये बात आपको भी पता है कि नैतिक AI ढांचा के लिए 9 सदस्यीय नहीं बल्कि 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है ना। 9 केंद्र बनाए गए हैं, अभी याद आएगा, बागवानी वाला याद आ रहा है, वहाँ पर है। यहाँ पर 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इसका गठन आरबीआई के द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी है GNPA रेशियो में वृद्धि, NPA में कमी, स्लीपेज रेशियो में कमी या GNPA में कमी। अब क्या ऑप्शन है? 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है या फिर 1, 4 सही है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सही है। यानी परिसंपत्ति गुणवत्ता में अगर सुधार करना है तो आपकी NPA में कमी होनी चाहिए, भाई जो लोन ले वो अच्छे से लोन दे सके। ठीक है। स्लीपेज रेशियो में ऐसे कमी आएगी और GNPA में भी कमी होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दिसंबर 2024 तक भारत को कितने रेमिटेंस की प्राप्ति हुई है? रेमिटेंस अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया भैया, बाहर जाओ कमाई भेजो, रेमिटेंस कहलाओ। तो कितना है? 129.1 बिलियन डॉलर। ठीक है। वैश्विक रेमिटेंस के मामले में भारत के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? आपके ऑप्शन है चीन है, रूस है, उत्तर कोरिया है या फिर मैक्सिको है। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि नीति आयोग ने सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय आवास पर रिपोर्ट कब जारी की है? तो वो जारी की है, आपके ऑप्शन है 19 दिसंबर 2024 को, 22 दिसंबर 2024 को, 25 दिसंबर 2024 को या 30 दिसंबर 2024 को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 दिसंबर 2024 को। सेफ के बारे में सही कथन क्या है? सेफ के बारे में आप बताएंगे कि यह औद्योगिक श्रमिकों के सुरक्षित, किफ़ायती, लचीले और कुशल आवास पर केंद्रित है। यह पहल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका क्या औद्योगिक श्रमिकों के सुरक्षित, किफ़ायती, लचीले और कुशल आवास पर केंद्रित है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यह पहल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं, शहरी विकास को बढ़ावा देगा। यही तो बताया क्या था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा और वो ऑप्शन नंबर ए है। भारत में बागवानी के संबंध में स्पष्ट कीजिए कि भारत सरकार ने ADB के साथ $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 3 दिसंबर 2024 को किया गया है। आपको बताने हैं ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है या फिर डी इनमें से कोई नहीं सही। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न इतना बढ़िया बनाया गया ना, जैसे एक होता ना कि बस देना है तो चाहे 100 दे दो, 200 दे दो, है ना।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि भारत ने एडीबी के साथ $100 मिलियन नहीं जबकि $98 मिलियन। पहली बात तो ये, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा कि यह समझौता 3 दिसंबर को नहीं किया गया है, यह किया गया था 1 दिसंबर को। तुमको कहाँ लगा था दोनों सही दे देंगे, कभी ऑप्शन डी भी लगा लिया करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, नोटा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। चलिए, स्वच्छ पौध कार्यक्रम के संबंध में कथन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक नई पहल है। दूसरा है कि इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब बताइए कौन सा सही है इसमें। तो पहली बात समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बल्कि ये भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कि इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं, वो कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा यह किया जा रहा है। तो कृषि मंत्रालय द्वारा इसे किया जा रहा है, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रियाद डिजाइन कानून संधि के संबंध पर चर्चा करें, ठीक है। 22 नवंबर 2024 भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और रियाद डिजाइन कानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। केवल एक सही, केवल दो सही, ए और बी दोनों सही या फिर नोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 26 नवंबर को किया गया है। कब किया गया है, 26 नवंबर को, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत ने साइन तो किया है लेकिन 26 नवंबर को किया है। दूसरा है कि रियाद डिजाइन कानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, तो ये सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। WIPO की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, 67 में, 78 में, 48 में। तो WIPO की स्थापना कब हुई है, WIPO की स्थापना होगी आपकी 1967 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपके ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन और नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये आर्थिकी का चैप्टर खत्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के साथ साथ पहले तो क्वेश्चन भी होता है, फिर इसको वन लाइनर भी किया जाता है, उसके बाद फिर जो भी एनालिसिस होता है उस एनालिसिस के साथ आपका सिनॉप्सिस भी तैयार किया जाता है इस साइड में, ठीक है ना। ये सारी आप सिनॉप्सिस देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए हो गया तो आप हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको 6397850110, ठीक है ना, 6397850110 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हमें PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद साथियों। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।